तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हमें फोर्थ चैप्टर का एनर्जी के बारे में पढ़ना था। जो फोर्थ चैप्टर जो चल रहा था वर्क एंड एनर्जी, उसमें हम लोगों ने वर्क के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। सारी चीजें वर्क के बारे में आपको समझा दी गई थी। आज से हमें नया टॉपिक स्टार्ट करना था, वो है एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी है क्या, व्हाट इज एनर्जी। एबिलिटी टू वर्क, डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी काम करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी, अगर क्वेश्चन अराइज हो व्हाट इज एनर्जी, देन एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done, or we can say that ability to do some work। वर्क की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है एनर्जी की बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। एनर्जी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। जितना भी काम हम कर सकते हैं वो हमारी एनर्जी है। ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारी एनर्जी है। क्लियर है। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट काम करने के लायक अभी नहीं है, अभी उसमें काम करने की क्षमता नहीं है, अभी उस ऑब्जेक्ट में काम करने की क्षमता नहीं है, बट अगर किसी तरीके से हम काम करके, हम वर्क करके उसे काम करने के लायक बना दे, उसके अंदर एबिलिटी ला दे कि अब वो वर्क कर सकता है, तो ये कहेंगे ना कि हमने अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर दी। यही तो कहेंगे भाई, हमने अपनी एनर्जी इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि पहले वो ऑब्जेक्ट काम करने की एबिलिटी उसमें नहीं थी, अब उसमें काम करने की एबिलिटी आ गई। उसमें काम करने की एबिलिटी कैसे आ गई? क्योंकि हमने क्या किया, वर्क किया। तो हमारे द्वारा जो वर्क है वो उसमें स्टोर हो गया, वो उस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। अब किस फॉर्म में स्टोर होगा ये आगे चल करके हम पढ़ेंगे। स्टोर हो गया ये बड़ी चीज है, किस फॉर्म में स्टोर हुआ इसको भी हम आगे चल करके पढ़ेंगे। तो एनर्जी क्या है बेटा? काम करने की क्षमता, वर्क करने की एबिलिटी, या जैसे किसी ने कहा भी था अभी, दो डेफिनेशन मुझे मिली थी, एक कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, एक वर्ड मिला था कैपेसिटी ऑफ वर्क डन। किसी ने कहा, तो कैपेसिटी का हो या एबिलिटी का हो, बात एक ही है, दोनों चीज एक ही है, ठीक है। अब बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी कितने टाइप की होती है? अगर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कितनी टाइप्स की होती होंगी बेटा? फिक्स है, 8 टाइप की। 8 टाइप की बुक में पढ़ रखी हो क्या? बगल में बुक रखी है क्या बेटा? एनर्जी देखो बेटा, बहुत सारे टाइप्स की होती है एनर्जी, तो गिनने बैठ जाओगे तो खत्म नहीं होगी शायद। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है। एनर्जी की काउंटेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं काउंटेबल नहीं है, बट बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी होती है। तो हमें बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी नहीं पढ़ना है। आपके कोर्स में सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की एनर्जी है, वो है मैकेनिकल एनर्जी। आपके सब्जेक्ट में, आपके सिलेबस में जो एनर्जी है वो है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ एनर्जी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, आपके सब्जेक्ट में है। अदरवाइज बहुत सारी टाइप्स की एनर्जी तो होती है, वो सारी की सारी आपके कोर्स में नहीं है। हम लोगों ने पढ़ लिया था एनर्जी। अब हम पढ़ने वाले थे टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या पढ़ने वाले थे बेटा? टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी कितने टाइप्स की होती है हमने बताया। एनर्जी कितने टाइप्स की होती है? एनर्जी बहुत सारी टाइप्स की होती है। एनर्जी को काउंट करने बैठोगे तो सुबह से लेकर के दोपहर हो जाएगी, बट शायद एनर्जी के टाइप्स खत्म नहीं होंगे। तो एनर्जी के टाइप्स तो बहुत सारे होते हैं।
चलो सबसे पहले एनर्जी जो हमें पढ़ना है वो क्या है बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल स्पेलिंग हो सकती है गलत हो, कोई भरोसा नहीं है मेरा। मैकेनिकल एनर्जी होती है, लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी है ना, हीट एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होती है, उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है। और कौन सी एनर्जी होती है, और कोई होती है? मैग्नेटिक होती है, मैग्नेटिक, न्यूक्लियर एनर्जी गुड, और मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, और कोई? सोलर एनर्जी, हाँ सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी होगी। और बताओ? नहीं लिखेंगे, काइनेटिक और पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, उसको छोड़ करके सब बता दो। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी बहुत देर से कई लोग रट रहे हैं, मैं नहीं लिख रहा हूँ, उसमें कुछ कारण होगा उसका। हाँ, और टाइप की एनर्जी हो सकती है, कोई बताओ? और किसी टाइप और कोई एनर्जी हो सकती है? साउंड एनर्जी गुड, और केमिकल एनर्जी, और कोई एनर्जी? नंबर 12 बताइए भाई। और कोई एनर्जी हो सकती है? हाइड्रो एनर्जी, हाँ सही है, सही है, हाइड्रो एनर्जी सही है, ठीक है। तो इस तरह से देखा हमने कि इतनी, थर्मल एनर्जी सही है, थर्मल एनर्जी हीट एनर्जी होती है बेटा, ठीक है, वो दोनों एक ही चीज है। थर्मल एनर्जी को हीट एनर्जी कहते हैं। तो देखिए इतने टाइप की एनर्जी आपको मिल गई, इतने टाइप की एनर्जी होती है, और भी होती है, बहुत सारी चीजें तो हमको याद भी नहीं है। तो इतनी बहुत सारी एनर्जीज आपको मिल गई। बस होता क्या है, जैसे अभी आप आगे हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, पीछे आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं होती, एनर्जी कहीं भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इन्हीं सब टाइप्स ऑफ एनर्जी में से एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। ऐसे ही कन्वर्जन होता रहता है, ठीक है ना। तो कन्वर्जन अभी बाद में पढ़ेंगे, वो भूल जाते हैं, फिलहाल अभी हमें क्या पढ़ना था, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, जो हमारे हमारे सिलेबस में है, हमारे कोर्स में है 9th क्लास में आपके। व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी क्या है, बताइए भाई, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं, व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। मैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के पार्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, अभी हम वो पार्ट्स की बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी। हमें अभी सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बताइए आपको। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट काम करने की एबिलिटी उसमें नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें काम करने की एबिलिटी नहीं है, बट अगर हम अपना फोर्स लगा करके, अपनी एनर्जी लगा करके उसे काम करने के लायक बना देते हैं, तो वो कहलाती है मैकेनिकल एनर्जी। तो जिस एनर्जी के साथ वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, या जिस एनर्जी के साथ वो ऑब्जेक्ट काम करता है, उस एनर्जी को, वो एनर्जी
मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है जब हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को काम करने के लायक बना देते हैं, यानी उसमें काम करने की एबिलिटी आ जाए, किसकी वजह से, हमारे काम करने की वजह से हमने उसको एनर्जी ट्रांसफर की और उसमें एनर्जी आ गई वर्क करने की। पहले उसमें एनर्जी नहीं थी बट अब उसमें एनर्जी हो गई है, तो इस तरह की एनर्जी को कहा जाता है मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स होते हैं, केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ये क्या है, किसी भी मैकेनिकल एनर्जी के पार्ट हैं। तो पहले बात करते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? काइनेटिक एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे डेफिनेशन, द एनर्जी possessed the energy possessed by the body due to its motion is called काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है बेटा काइनेटिक एनर्जी? कि जब कोई बॉडी, किसी बॉडी में एनर्जी आ जाए, किसी बॉडी में एनर्जी आ जाए, किसकी वजह से, किसकी वजह से एनर्जी आ जाए? मोशन की वजह से एनर्जी आ जाए। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से एनर्जी आ जाती है तो वो एनर्जी क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है? इट्स यूनिट इज जूल। इसकी यूनिट होती है जूल। काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी कोई भी हो, चाहे वो जूल काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो, एनर्जी लग जाए मतलब यूनिट जूल होगी। एनर्जी लग जाए मतलब यूनिट क्या होगी? जूल होगी। और ये एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है जूल, एसआई यूनिट होती है जूल। और एसआई यूनिट आप जानते हो किस सिस्टम में होता है? एसआई यूनिट होता है एमपीएस सिस्टम में। एसआई यूनिट होता है किस सिस्टम में? एमपीएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अगर हम इसकी एनर्जी की सीजीएस यूनिट की बात करें तो एनर्जी की सीजीएस यूनिट क्या होती है? एनर्जी की सीजीएस यूनिट होती है अर्ग, ERG। अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। जिस तरीके से फोर्स की यूनिट आपको बताई गई थी, फोर्स की एमकेएस यूनिट होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या होती है? डाइन। फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। और आपको ये बताया गया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। उसी तरीके से अगर हम जूल और अर्ग के बीच में रिलेशन बताएं तो 1 जूल इज इक्वल्स टू क्या होता होगा? 1 जूल होता है सर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। समझ में आया बेटा? इजी है, समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चा? काइनेटिक एनर्जी का मतलब, काइनेटिक एनर्जी का मतलब अगर किसी बॉडी में मोशन की वजह से काम करने की एबिलिटी आ जाए। पहले उस बॉडी में काम करने की एबिलिटी नहीं थी, पहले उस बॉडी में काम करने की एबिलिटी नहीं थी, लेकिन हमने मोशन दिया, हमने अपने हाथ से उस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया। जितनी ज्यादा तेजी से फेंकेंगे, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा काम कर सकेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर बोर्ड की जगह पर एक पर्दा लटक रहा होता, कर्टन लगा होता, पर्दा लगा होता और हमारे हाथ में होती है एक बॉल। अगर हम बॉल को धीरे से फेंकते तो पर्दे पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता? नहीं पड़ता।
पर्दा बहुत थोड़ा सा हिलता है, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता। लेकिन अगर उसी बॉल को हम खूब तेजी से फेंकें, पूरा दम लगा करके फेंकें, तो पर्दे में ज्यादा मूवमेंट होगा ना। सोचिए पहले वेलोसिटी कम थी, पहले हमने वेलोसिटी कम रखी, तो बॉल में इतनी एबिलिटी नहीं थी कि वो पर्दे को पीछे फेंक सके। पर्दे को पीछे ले जाने की एबिलिटी पहले बॉल में नहीं थी। क्यों आ गई एबिलिटी? क्योंकि हमने उसको तेजी से फेंका, उसको हमने जितना ज्यादा मोशन दिया, उसमें उतनी ही ज्यादा एबिलिटी आ गई वर्क करने की, उतनी ही ज्यादा एबिलिटी आ गई क्या करने की? पर्दे को मूव करने की। ये समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया कि किस पर डिपेंड करता है बेटा? किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। पहली चीज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी। और दूसरी चीज काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी? काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो हो गया हमारी वेलोसिटी पर, और दूसरा किस पर? मास पर। कैसे? एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया कि वेलोसिटी पर किस तरीके से डिपेंड करती है, ये हमने देख लिया। हमने एग्जांपल ले लिया कि एक कर्टन लगा दिया, स्पीड धीमी थी बॉल की, सर इफेक्ट बहुत कम दिखाई दिया, काम करने की एबिलिटी बहुत कम थी, मतलब काइनेटिक एनर्जी कम थी। लेकिन अगर तेजी से फेंकते हैं, पूरा दम लगा के फेंक दिए, पूरे दम लगा के मारे, तो कर्टन ज्यादा पीछे चला गया, वर्क ज्यादा हो गया, एबिलिटी ज्यादा आ गई काम करने की, मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, वेलोसिटी पर डिपेंड किया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक कार है, एक कार नहीं लेते, साइकिल ले लेते हैं। एक साइकिल ले लेते हैं, एक ट्रक ले लेते हैं। एक साइकिल है, एक ट्रक है, और किसका मास ज्यादा होगा? ट्रक का। तो एक ट्रक है, एक साइकिल है, भाई दोनों जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपकी तरफ आ रहे हैं। आप यहां खड़े हैं, आप यहां खड़े हैं, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक ट्रक आ रही है और एक साइकिल आ रही है। आप सामने खड़े हो, आपसे साइकिल टकराई और आपसे ट्रक टकराया, किस पे ज्यादा चोट लगेगी? ट्रक के पास ज्यादा एनर्जी थी कि साइकिल के पास ज्यादा एनर्जी थी? क्योंकि ट्रक ने ज्यादा वर्क किया और साइकिल ने कम वर्क किया, है ना। तो कम वर्क मतलब ज्यादा एनर्जी, सॉरी कम वर्क मतलब कम एनर्जी, ज्यादा वर्क मतलब ज्यादा एनर्जी। मतलब ट्रक के पास ज्यादा एनर्जी थी, दोनों की स्पीड भले सेम है, बट दोनों के मास में डिफरेंस था, मास में डिफरेंस था, इसलिए एनर्जी ज्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी किन चीज पर डिपेंड करती है बेटा? काइनेटिक एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करती है, एक बॉडी के मास पर डिपेंड करती है, दूसरे बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड करती है। तो चलिए डेरिवेशन सॉल्व करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन फाइंड करते हैं। क्या होता होगा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला फाइंड करते हैं। तो चलिए देखिए, मान लेते हैं बेटा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है m मास का। मान लिया हमने कि हमारे पास क्या है? m मास का एक ऑब्जेक्ट है। लेट कर लिया, लेट let a body of mass m, किस बॉडी का है? किस मास का है? m मास का एक बॉडी है, is at rest। कहां पर है? रेस्ट पर है। कुछ समय बाद ये मूव करता है और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम t its velocity becomes v। मान लेते हैं कुछ समय बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो बेटा ये बताइए वर्क डन कितना होगा? वर्क डन कितना होगा? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है कि नहीं होता बताइए? वर्क डन का फॉर्मूला बताया गया था पिछले क्लास में, पिछले जो, तो वर्क डन की जगह पर हम W लिखते हैं
फोर्स का मतलब क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू F इज इक्वल टू ma होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मान लीजिए s डिस्प्लेसमेंट है, s डिस्प्लेसमेंट है। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब बताइए m एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी v माइनस 0/t, यही तो होगा, क्योंकि इनिशियली किस पे था, रेस्ट पर था। तो v माइनस 0/t, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन t, m इंटू ये क्या हो जाएगा, v इंटू s अपॉन t लिख दें। s क्या है और t क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है क्या? ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को पता है? अरे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला किसी को पता है? हाफ एम बी स्क्वायर। यहां पर अगर हम बी लिख देंगे तो बी स्क्वायर, हाफ कहां गया, हाफ कहां गया, हाफ लाना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सही लगा है, क्या ये कॉन्सेप्ट सही लगा है? हाँ, मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत लगा है। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होगा, डिस्प्लेसमेंट का हमें इक्वेशन चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ से एवरेज डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। गर्मी, चलिए लगाएं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाया जाए। चलिए लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। इधर कर रहे हैं, ठीक है, इस साइड लिख रहे हैं। तो W इज इक्वल टू बेटा क्या था, m इंटू v, और s की जगह पर क्या लगा दें, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो W इज इक्वल टू mv, क्या बचेगा, at स्क्वायर अपॉन 2 और t, ये बचेगा, बताइए। t से t कैंसल, mv इंटू at अपॉन 2, और a की वैल्यू क्या है, देखिए यहां से a की वैल्यू v अपॉन t आया था ना, देखिए mv v इंटू t अपॉन 2 और t से t कैंसल हो गया, हाफ एम बी स्क्वायर मिल जाएगा। क्या मिलेगा यहां से, k इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वर्क करने की एबिलिटी, काम करने की क्षमता, इसकी वजह से, मोशन की वजह से, तो वो क्या कहलाया, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? अब क्या बचा, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए पोटेंशियल एनर्जी भी जल्दी से देख लेते हैं आज के दिन में, कल फिर पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कल पढ़ेंगे, रफ करें इसको। तो चलिए, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोगों ने देखा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है अगर हम किसी बॉडी को मोशन में ला देते हैं
तो मोशन में लाने की वजह से जो एनर्जी उस बॉडी में आती है उस एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती होगी? पोटेंशियल एनर्जी ये होती है कि अगर किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? किसी बॉडी की पोजीशन में चेंज करने से अगर उस बॉडी में काम करने की एबिलिटी आ जाए, मतलब पहले काम करने की एबिलिटी नहीं है, लेकिन जैसे ही हमने उस बॉडी की पोजीशन चेंज कर दी, उस बॉडी में क्या आ गया? काम करने की एबिलिटी आ गई। तो किसकी वजह से? द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहेंगे बेटा? डेफिनेशन आप लिख लोगे आप लोग। द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी, द एनर्जी पॉसेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वही मैं बोल रहा था, उसी नंदनी केशरवानी। अब देखो नहीं आएगी। यही चीज अगर पहले से कर लें तो कितना अच्छा हो जाए ना, डिस्टरबेंस नहीं हो, लेकिन सुनते नहीं है बच्चे, म्यूट नहीं कर सकते हैं। अभी मैं म्यूट कर दूंगा तो फिर प्रॉब्लम होगी, बोल नहीं पाओगे। तो अगर किसी बॉडी में किसकी वजह से काइनेटिक सॉरी अगर किसी बॉडी में पोजीशन चेंज करने से, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज करने से उस बॉडी में काम करने की एबिलिटी आ जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत पुराना एग्जांपल है और बहुत अच्छा एग्जांपल है, समझ में आपको तुरंत आ जाएगा। आप लोगों ने बचपन में धनुष बाण बहुत खेला होगा, खेला है? धनुष बाण, धनुष बाण, श्री राम और लक्ष्मण बनना हो तो अगर धनुष राम लक्ष्मण बनना, बेटा धनुष बाण नहीं जानते हो? बो एंड एरो। तो बेटा अगर धनुष लिया आपने, बाण उसमें चढ़ाया, आप बाण को बहुत थोड़ा सा खींचो, ज्यादा स्ट्रिंग को ज्यादा मत खींचो, स्ट्रिंग को थोड़ा सा खींच करके छोड़ दो, तीर कितनी दूर जाएगा? एरो कितनी दूर जाएगा? लेकिन अगर उसी स्ट्रिंग को आपने बहुत ज्यादा खींचा, काफी पीछे खींच करके अब छोड़ो, मतलब आपने किया क्या? उस एरो की पोजीशन चेंज कर दी। और जैसे ही आपने देखा कि आपने उस एरो की पोजीशन अगर यहां रखी है तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता, उसमें काम करने की, उसमें वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा नहीं आती। लेकिन आपने क्या किया? उसकी पोजीशन को जितना ज्यादा चेंज किया उतनी ही ज्यादा वो दूर जा रही है, मतलब उसमें उतनी ही एबिलिटी आ गई है काम करने की, उतनी ही एबिलिटी हो गई है वर्क करने की। तो क्या किया आपने? पोजीशन में चेंज किया, और पोजीशन में चेंज करने से क्या आ गया? एबिलिटी आ गई वर्क करने की। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जस्ट लाइक एक एग्जांपल और ले लीजिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है, आप लोग इसको प्रैक्टिकल जरूर कीजिएगा। करेंगे सभी लोग? चलिए, तो अपने घर में जो सबसे महंगा मोबाइल हो उस मोबाइल को लीजिए और जमीन से 1 फीट ऊपर से उसको ड्रॉप कर दीजिए। टूटेगा? टूटेगा टूटेगा, लेकिन इफेक्ट कम पड़ेगा, है ना? मतलब उस मोबाइल में वर्क करने की एबिलिटी कम है, टूटने की एबिलिटी कम है। लेकिन अब उसी मोबाइल को आप लीजिए और अपने फर्स्ट फ्लोर पर, छत की पहली मंजिल पर पहुंच जाइए और छत की पहली मंजिल से उसको ड्रॉप कर दीजिए। तो क्या होगा बेटा? मोबाइल तो चूर चूर हो जाएगा, है ना? यानी अब उसमें टूटने की पावर ज्यादा आ गई, टूटने की एबिलिटी ज्यादा हो गई, वर्क करने की एबिलिटी ज्यादा हो गई। आपने क्या चेंज किया? आपने उसको कुछ चेंज किया? पहले भी आप ड्रॉप कर रहे थे, 1 फीट से ड्रॉप कर रहे थे, अब आप 10 फीट से ड्रॉप कर रहे हो। दोनों में इफेक्ट क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ पोजीशन का। ठीक है ना? समझ में आया? एक एग्जांपल और लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लें। इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, दूसरा वाला।
इस बार क्या करना है, अपने छोटे भाई या बहन को जमीन पे बैठा देना है, ठीक है, जमीन पे बैठा दीजिए और आप खड़े हो जाइए, उसके पीछे खड़े होना है, आगे नहीं, उसके पीछे खड़े होइएगा और क्या करिएगा, एक बॉल ले लीजिएगा, बॉल, और बॉल को ऐसे लेकर के ड्रॉप कर दीजिएगा। चिल्लाएगा, मानते हैं छोटा भाई है बहन जो भी हो चिल्लाएगा, लेकिन कम चिल्लाएगा क्योंकि चोट कम लगेगी। अब आप उसको गेट के बाहर बैठा करके फर्स्ट फ्लोर पे जा करके अब बॉल ड्रॉप करिएगा, ठीक है। अगर बॉल ना हो आपके घर में तो आप एक गिलास पानी लेकर के पानी की एक धार भी उसके ऊपर गिरा सकते हैं, और फर्स्ट फ्लोर से गिराइएगा, फिर उसकी आवाज देखिएगा, और अगर आप खड़े होकर के उसके नजदीक खड़े होकर के गिराएंगे तब आवाज देखिएगा, उसको चोट कम लगेगी। जब आप पास में होगे और आप ज्यादा दूर से फेंकोगे तो ज्यादा चोट लगेगी। क्यों? क्योंकि उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो गई। जब पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसमें एनर्जी आ जाती है, वर्क करने की एबिलिटी आ जाती है। इस एबिलिटी को, इस वर्क करने की एबिलिटी को पोटेंशियल एनर्जी कहा जाता है। बहुत आसान सा एग्जांपल है, एग्जांपल बहुत आसान से हैं, अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत इजी एग्जांपल्स है। हाँ बेटा। हम्म, हम्म, हम्म। वो मैकेनिकल एनर्जी में नहीं है बेटा, वो क्या होती है, लाइट एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वहां पे मोशन नहीं हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है, सोलर पैनल पे जब होता है, सोलर पैनल क्या करता है, उसमें सिलिकॉन की मटेरियल होती है, अभी बहुत, ये तो कॉन्सेप्ट बहुत आगे का है। सिलिकॉन का पैटर्न होता है, सिलिकॉन का एक बहुत सारे क्रिस्टल्स को इकट्ठा करके एक कैप्चर्ड लेयर बनाई जाती है। वो सिलिकॉन एक ऐसा सब्सटेंस है जो अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से रिमूव कर लेता है। रिमूव करने का मतलब है 10 टू दी पावर -8 सेकंड के लिए रिमूव करता है। सोचिए कितना कम सेकंड है, 10 टू दी पावर -8 सेकंड, मतलब एक सेकंड को 10 टू दी पावर 8 से डिवाइड कर दो, इतने टाइम के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है और वापस बुला लेता है इतने समय में। तो जब इलेक्ट्रॉन ऊपर उठता है, उसके सेल को छोड़ करके, केमिस्ट्री के भाषा में अगर कहें तो सेल को छोड़ करके जब बाहर जाता है तो वहां से एक एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम वायर के थ्रू कैप्चर कर लेते हैं बैटरी में, और जिस तरह से बैटरी चार्ज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है। प्रोसेस काफी लंबा है इसका, अगर इसको समझाने बैठ जाएंगे तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि 12th का टॉपिक है, 12th में पढ़ाया जाता है पूरे सोलर एनर्जी के बारे में। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करते हैं, देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला। W इज इक्वल टू, यानी वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। सर बिल्कुल होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यानी आप क्या कर रहे हो, मान लो ये m मास का कोई ऑब्जेक्ट है, इस m मास के ऑब्जेक्ट को आप ऊपर लेकर के जाओगे तो आप कितना फोर्स लगाएंगे, आप कितना फोर्स लगाएंगे। अगर मैं इस m मास के ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं तो मैं कितना फोर्स लगा रहा हूं, बताइए कितना फोर्स लगा रहा हूं, इसके वेट के बराबर, इसके वेट के बराबर, क्योंकि अर्थ अर्थ इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा हूं मतलब मैं ऊपर की डायरेक्शन में इसके फोर्स के बराबर, अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उसके बराबर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा। यानी फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो जाएगा, m इंटू जी के बराबर हो जाएगा। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप h ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो तो क्या बढ़ा रहे हो, उसकी हाइट बढ़ा रहे हो, मतलब क्या हो गया h। तो u, इसको पोटेंशियल एनर्जी को किससे शो करते हैं बेटा, आप Pe लिख सकते हैं, Pe पोटेंशियल एनर्जी, mgh फॉर्मूला होता है, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। समझ में आया बच्चों? आज की क्लास समझ में आई एनर्जी की। एनर्जी आपने पढ़ा, मैकेनिकल एनर्जी के दो पार्ट्स पढ़े, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कल हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी के बारे में कल हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके डेरिवेशंस देखेंगे और कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी को प्रूव करेंगे। ठीक है, चलिए आगे पढ़िएगा, नोट करिए, जो नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, ओके।